Hey guys, welcome back to Kaler's classes. Today we are going to study the chapter of business law, discharge of contract. Let's start. सबसे पहले आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब एक दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनकी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर होती हैं, कुछ प्रॉमिस वो करते हैं एक दूसरे को जो उन्हें फुलफिल करने होते हैं। अगर दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस जो है दे देती हैं और अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर देती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मोड्स कहेंगे या फिर हम वेज कहेंगे जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक प्राइमरी स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने का, टर्मिनेट होने का या एब्रोगेट होने का। तो आगे हम अपने मोड्स पढ़ते हैं। ये हमारे कुछ मोड्स इन्होंने दे रखे हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। सबसे पहला आता है हमारा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। वही हमने जो पीछे बताया मैंने कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों पार्टीज की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ प्रॉमिस उन्होंने करे होते हैं, तो जब वो परफॉर्मेंस कर देती हैं, अपने प्रॉमिस फुलफिल कर देती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सेकेंड वन इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि आपस में सलाह करके अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा डिस्चार्ज हो सकता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द कंसेंट और एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू इट कैन लाइकवाइज बी टर्मिनेटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमारा क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट के अंदर अगर पार्टीज जो उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट करना चाहती हैं और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं तो वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू बना सकती हैं। तो ओरिजिनल वाला क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर उन्हें कोई टर्म्स और कंडीशंस में कोई चेंजेस करने हैं तो वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू कर सकती हैं। तो जो उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा और जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका वो आगे वो फॉलो करेंगे या फिर फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे कुछ फॉलोइंग वेज हैं जिनके थ्रू हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सब हेडिंग जो है इसकी वो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और उसके आगे कुछ हमारे पार्ट्स दे रखे हैं इन्होंने। सबसे पहला है नोवेशन। जब दोनों पार्टीज जो है थ्रू म्यूचुअल कंसेंट एग्री करती हैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और रिप्लेस करने के लिए जो एग्जिस्टिंग वन है उसको रिप्लेस करने के लिए, तो दोनों पार्टीज ने क्या किया, एग्री कर दिया कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, पुराने वाले को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो नोवेशन के अंदर क्या होता है, जो पार्टीज हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टीज के बीच में भी बन सकता है या फिर एक एग्जिस्टिंग पार्टी होगी उसमें या फिर थर्ड पार्टी होगी, तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरेशन। इसके अंदर क्या होता है, दोनों ही पार्टीज अगर कुछ चेंजेस करना चाहती हैं टर्म्स और कंडीशंस में, अगर म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू वो टर्म्स और कंडीशंस में चेंजेस कर सकती हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा विद द चेंज टर्म्स और कंडीशंस उसे बोलेंगे अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा एग्जिस्टेंस में आएगा जिसे जो है पार्टीज फॉलो करेंगी या फिर फुलफिल करेंगी। नेक्स्ट इसमें बोला है रिमिशन और वेवर। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोमिसी जो है उसे A promisee has the right to dispense with or remerit the performance of a promise by the promiser or to extend the time for promise performance or accept any other satisfaction instead of performance. Remission और waiver इसका मतलब होता है छूट दे देना। जितना मतलब उसे पे करना था तो उसके अंदर उसने क्या दे दी, उसको कुछ छूट दे दी और वो जितनी अमाउंट उसे मिल रही है उससे वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये भी क्या हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू हो सकता है कि वो आपस में डिसाइड कर लें कि कितना वो पे करेंगे। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, ए ओस बी 5000। ए ने बी से 5000 लिए थे। बी इज इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी। उसे क्या था, जरूरत पड़ गई इमीडिएटली, पैसे की जरूरत है तो, एंड डिसाइड्स टू एक्सेप्ट 2000 फ्रॉम ए। तो उसने क्या किया कि चलो तुम मुझे 2000 दे दो, ऐसे बोला उसने। एट द टाइम एंड प्लेस एग्रीड इन डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट। तो उसने अपना होल डेट डिस्चार्ज कर दिया। कितनी सेटलमेंट, 5000 की बजाय 2000 में सेटलमेंट हो गई। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टी है वो पे करने की हालत में नहीं होती या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो एक पार्टी जो है वो एग्री कर देती है कि चलो जितना है उतना एक्सेप्ट वो कर लेती है और वो सेटिस्फैक्शन जो है उसे मिल जाती है कि बिल्कुल ना मिलने की बजाय कुछ उसे मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है कि या तो वो जो एग्रीमेंट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वही वॉइड है,
मतलब कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए प्रोमिस किया गया जो पूरा हो ही नहीं सकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइड। फॉर एग्जाम्पल इसमें इफ ए मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू फाइंड अ लॉस्ट ट्रेजर बाय मैजिक इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, कि वो लॉस्ट ट्रेजर जो है मैजिक से वो ढूंढ के देगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक डेड बॉडी है तो ए जो है एग्रीमेंट करता है बी के साथ कि मैं इसके अंदर जान डाल दूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिल्कुल सही होता है, मतलब पॉसिबल होता है उसके अंदर परफॉर्मेंस करना, लेकिन बाद में क्या होता है, सर्कमस्टांसेस के चेंज होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है करना, इसे बोला जाता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अंदर कुछ वेज या फिर पॉइंट्स हम बोल सकते हैं जो हमें दिए हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसके अंदर क्या होता है, जिस चीज के लिए, जिस ऑब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर चीज है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वही हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट यानी कि खराब हो गई, डैमेज हो गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड नाइदर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्लेम्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, लेकिन जो डिस्ट्रक्ट हम हुआ है हमारा सब्जेक्ट मैटर, उसमें दोनों ही पार्टीज की कोई गलती नहीं होती, तो इट इज द फैक्ट, ये फैक्ट होता है या फिर किसी और चीज की वजह से, बट पार्टीज की कोई गलती नहीं होती इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए जो है वो परफॉर्म करेगा थिएटर के अंदर एक रात के लिए, वो एक गाना गाएगा, तो बी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, ए ने बोला ठीक है मैं गाना गाऊंगा, लेकिन उस रात क्या हो जाता है, आग की वजह से क्या है, वो थिएटर ही पूरा जल के राख हो जाता है, तो दोनों ही पार्टीज की कोई गलती नहीं थी उसके अंदर, तो डिस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर तो खत्म हो गया ना, जिसकी वजह से अब वहां पर परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज ऑफ लॉ। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब लॉ कुछ और था, और उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट जो था लॉ के अकॉर्डिंग लीगल था, बट कुछ चेंज सर्कमस्टांसेस चेंज हुई, या फिर हमारा लॉ क्या हो गया, चेंज हो गया, और तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इलीगल हो गया, उसे परफॉर्म करना जो है इम्पॉसिबल हो गया लॉ के चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट था हमारा नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस है किसी इवेंट की अकरेंस पे, कोई हैपनिंग के बेस के ऊपर, कोई हैपनिंग के ऊपर बेस है कोई कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, या फिर अगर ये इवेंट होगा, या फिर ये चीज हैपन होगी, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, परफॉर्म होगा। लेकिन अगर वो इवेंट ही अकर नहीं होता, वो हैपनिंग होती ही नहीं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट के बेस पर। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल इनकैपेबिलिटी और डेथ। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी पर्सन की पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, और उसकी पर्सनल स्किल के ऊपर वो बेस है, और वही पर्सन उसे कर सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई उसके साथ कि अब उसके लिए वो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पेंटिंग बनाने का, लेकिन मिस कोई एक्सीडेंट उसका हो गया जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ कट गए, तो क्या हो गया, वहां पर इम्पॉसिबल हो गया उसे करना, क्योंकि उसके लिए उसके अंदर ही वो पर्सनल स्किल थी, कोई दूसरा उसे परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आउटब्रेक ऑफ वॉर। मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी भी चीज को लेकर, लेकिन सडनली क्या हो जाता है, दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर टाइम पहले से ही डिसाइडेड है, कि टाइम डिफाइंड है कि कितने टाइम के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म होगा, उस टाइम के बाद, उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, और दोनों ही पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएंगी। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड तक उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, परफॉर्म नहीं हुआ उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, तो क्या होगा, जो पार्टीज हैं वो क्लेम कर सकती हैं, सू कर सकती है दूसरी पार्टी को, जो एग्रीव्ड पार्टी है दूसरी पार्टी को सू कर सकती है उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, या फिर जो उसको क्या हुआ है, डैमेजेस हुए हैं दूसरी पार्टी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन उनके ऑब्लिगेशंस रह जाएंगी, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिर भी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम स्पेसिफाइड है ना, टाइम डिसाइडेड है, उस टाइम पीरियड तक वो वैलिड था, उस टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसे एक्ट्स बने हुए हैं जिनके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है।
सबसे पहले पॉइंट इसमें दिया हुआ है बाय मर्गर। अगर एक सुपीरियर के पास राइट है, जो सुपीरियर की पावर है, अगर उसके राइट और उसकी पावर के अंदर क्या है, इंफीरियर जो है वो करता है, मर्ज कर देता है अपनी पावर या फिर अपना राइट, या फिर वो उसे बीच बीच में मतलब हम बोल सकते हैं टोकने लगता है या फिर इंटरफेयर करने लगता है उसकी अथॉरिटी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज बाय मर्गर हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्चार्ज बाय अनअथराइज्ड अल्टरेशन। अगर एक पार्टी कोई टर्म्स और कंडीशंस में चेंजेस कर रही है लेकिन विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, ना ही उसने दूसरी पार्टी से कंसेंट लिया, उसका कंसल्ट उसने नहीं किया, दूसरी पार्टी को नहीं पता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, अनअथराइज्ड अल्टरेशन। तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लॉ के अंदर ये बोला हुआ है कि अगर अनअथराइज्ड अल्टरेशन होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्चार्ज बाय इंसॉल्वेंसी, की अगर एक डेटर है उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब वो पे करने की हालत में नहीं है, ना ही उसके पास इतनी एसेट्स हैं कि वो अपना पे कर सके, तो अगर उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।